हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है बक कन्वर्टर, जो कि हमारे चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक है। चैप्टर 3 का नाम है स्टूडेंट्स डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अभी तक हमने जितना भी देखे स्टडी किया वो है एसी टू कन्वर्टर हमारे कोर्सेज में आया, डीसी टू एसी आया। लेकिन ये डीसी टू डीसी का क्या मतलब है, थोड़ा ऐसे कह लें कंफ्यूजिंग नहीं लगता? यानी कि ये क्या मतलब हुआ कि डीसी को डीसी में जब रखना है तो ज़रूरत ही क्या कन्वर्जन करने की, कन्वर्जन तो हो ही नहीं रही। तो असल में बच्चों इसका ये मतलब है या तो स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। मतलब कि डीसी को अगर आपके पास 12 वोल्ट की डीसी है तो आप उसको स्टेप अप करके 120 वोल्ट कर देते हो, या आपके पास कह लें लेट से 36 वोल्ट की डीसी आप उसको 12 वोल्ट कर देते हैं, 6 वोल्ट कर देते हैं। मतलब कि बढ़ाना या कम करना, इस तरह के कह लें जो कन्वर्टर होते हैं उनको हम कहते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब बच्चों जब अभी कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स का आगाज़ नहीं था हुआ, कोई मतलब कि चिप्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, तो पहले हम स्टेप डाउन तो कर सकते थे, स्टेप अप भी कर सकते थे डीसी को, लेकिन उसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा आता था। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, स्टेप डाउन करने में हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा पावर लॉस देखने को मिलता था क्योंकि वायर लॉसेस उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता था। ठीक है, तो फिर आया हमारे पास जब चिप्स वगैरह आई तो उसमें बक कन्वर्टर सबसे पहला डिवाइस था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार, इधर उधर की बातें अब छोड़ते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा फिर हमारा हो जाएगा जो इस टॉपिक का आगाज़ है। तो इसका सर्किट सबसे पहले मैं ड्रा करने लगा बच्चों। इसमें सबसे पहली बात स्विच की मदद से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं बच्चों। जितना आप स्विच का यानी कि टाइमिंग रखोगे ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोवाइड करोगे, उस लिहाज से मतलब कि स्टेप डाउन स्टेप अप ये ऑटोमेटिक होगा ये स्विच जो है। लेकिन इसकी जो स्पीड होगी उस लिहाज से तय होगा कि कितनी आप स्टेप अप कर रहे हो या स्टेप डाउन कर रहे हो। बक कन्वर्टर स्टेप डाउन करने के लिए है। ठीक है जी, तो ये हमारी सप्लाई होगी वीएस। ठीक है, ये स्विच लग गया। इसके बाद बच्चों आपको पता ही है डायरेक्ट हमने लगाना है लोड, लेकिन लोड को अगर मैं डायरेक्ट इसके साथ अटैच करूंगा ना तो उससे मुझे एक इशू आता है, जिसकी वजह से हम बीच में एलसी फिल्टर भी लगाते हैं। एलसी मतलब के इंडक्टर और सी का मतलब कैपेसिटर। तो एलसी फिल्टर मतलब कि यार असल चीज़ तो उसको कहते हैं एलसी ऑसिलेटर, जो कि आपने स्टडी किया हुआ है अपने जो कोर्स था ईडीसी 2 में। ठीक है, तो वो यहाँ पे किस तरह से वर्क करेगा ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास लोड लगा हुआ है आर, ठीक है, जिसके क्रॉस मुझे आउटपुट मिलेगी वी नॉट। आप ज़रा गौर करें, ये मेरा स्विच है। ठीक है, तो बच्चों जब ये स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये स्विच मतलब ऑन होने का मतलब है स्विच क्लोज होगा, यहाँ से मतलब कि करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी जब ये सर्किट समझे अभी क्लोज है। ठीक है, ये मैंने आगे इसलिए नहीं ड्रा किया क्योंकि मुझे बीच में इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगाना है। अगर इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होता तो बच्चों क्या होता है जी, आपके ना रिपल वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं, यानी कि आपको प्योर डीसी नहीं मिलती आपके यहाँ आउटपुट पे। तो हम उसको प्योर डीसी बनाने के लिए एक तो फिल्टर में कैपेसिटर लगाते हैं। जब कैपेसिटर लगाते हैं, देखें पैरेलल में कैपेसिटर रखते हैं क्योंकि कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज स्टोर करेगा और उसमें एनर्जी को इन्हेंस करेगा, एनर्जी को इन्हेंस करके रिपल खत्म करेगा। ठीक है जी, रिपल वोल्टेज को कम से कम करेगा। जितनी ज़्यादा कैपेसिटर की वैल्यू होगी उतने कम रिपल वोल्टेज देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि अगर आप नो रिपल वोल्टेज की बात करें ना, इन आइडियल केस में कहा जाता है कि अगर कैपेसिटर की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी है ना तो आपके रिपल वोल्टेज बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये कहा जाता है। अब जो कैपेसिटर होता है बच्चों, कैपेसिटर जब लगा दिया जाता है तो इसमें से जब करंट फ्लो करता है तो ये अपने अंदर वोल्टेज स्टोर करना शुरू कर देता है। वोल्टेज स्टोर करेगा तो क्या होगा, वोल्टेज लैग में चली जाएंगे, करंट लीड में चली जाएगी। तो इस एक और कह लें एरर आ जाता है फिर सर्किट के अंदर। उसको कवर अप करने के लिए हम लगाते होते हैं फिर इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है, करंट के लीडिंग लैगिंग इफेक्ट को कैंसल आउट करता है क्योंकि ये कैपेसिटर के बिल्कुल उल्टा चलता है। ठीक है, ये करंट को लैग करवाता है और वोल्टेज को लीड करवाता है। तो ये हमारा इंडक्टर इस काम आ जाएगा। ठीक हो गया। और फिर हम देखो बच्चों, अब हम टोटली तौर पे तो स्विच अपना क्लोज यानी कि स्विच क्लोज तो नहीं ना रहेगा, ओपन भी होगा। तो देखो जब ये स्विच ओपन होगा तो क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ से ओपन रहेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा हमारा। फिर भी वही चक्कर होगा कि हाफ साइकिल के लिए सर्कल ऑन है, हाफ साइकिल के लिए ऑफ है। ठीक है, ऐसे लगेगा। बट उसके लिए फिर हम उस मसले का भी हल निकालते हैं। वो ये हल था बच्चों, उन्होंने एक सर्किट के अंदर डायोड लगा दिया। डायोड की मदद से ये हुआ, चाहे स्विच क्लोज हो या ओपन हो, सर्किट कंप्लीट रहता है। आपकी यहाँ पे करंट फ्लो करती रहती है और रेजिस्टर को यहाँ पे यानी कि लोड, रेजिस्टर का मतलब यही है ना, लोड आपका, लोड को प्योर डीसी मिलती रहती है स्टेबल लेवल पे। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया बक कन्वर्टर का। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको इनका ना ड्यूटी साइकिल का टाइम पीरियड बताना चाहूँगा बच्चों। असल में जो टाइम पीरियड होता है ना, यानी कि जिसमें ये टोटल सप्लाई जाती है, वो सप्लाई का टाइम होता है 0 to T, यानी कि ये सप्लाई का टोटल टाइम पीरियड होता है।
अब वो ये हमें नहीं पता 60 सेकंड के लिए है, 1 सेकंड के लिए है, बिल्कुल ही कह लें कि 1 माइक्रो सेकंड के लिए है, इट डज नॉट मैटर। ये टाइम पीरियड एक हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर ये जो स्विच लगा हुआ है ना, स्विच की ही वजह से एक बीच में फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है ड्यूटी, डीटी। ये डी का मतलब है ड्यूटी साइकिल, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें स्विच क्लोज होगा और करंट फ्लो कर रहा होगा, ये डी से प्रेजेंट किया जाता है। तो लिहाजा इस ड्यूटी साइकिल की वजह से, यानी कि ये स्विच क्लोज और ओपन होने की वजह से ये जो टाइम पीरियड है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक ये कि 0 से लेके आपका सर्किट कब तक ऑन रहा, ठीक है, ड्यूटी साइकिल ये बनेगा। और दूसरा ये टाइम पीरियड बनेगा ड्यूटी साइकिल से लेके लास्ट वाले पॉइंट तक आपका स्विच ऑफ रहा, ठीक है, इसका ये मतलब है। यानी ऐसे ही है, मजदूरों ने सुबह से लेके कह लें कि दोपहर तक काम किया, दोपहर से लेके रात तक काम नहीं किया। तो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहें कि मजदूरों ओवरऑल कितना टाइम बना, तो आप ऐसे ही देखोगे सुबह से रात तक काम हुआ है, ठीक है जी। वो और बात है कि बीच में मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया, ठीक है। तो ये है 0 से टी ओवरऑल मुकम्मल रास्ता है, बीच में एक चौक है समझो, जो कि डी टी है। चौक मतलब आप समझते हैं यार। तो अब हम बढ़ते हैं यार इसके आगे नेक्स्ट। इसमें बच्चों आपको बताता हूँ हम पढ़ेंगे क्या क्या। वोल्टेज रेटिंग ऑफ इंडक्टर, करंट रेटिंग ऑफ इंडक्टर, देन कैपेसिटिव रेटिंग, कैपेसिटर की वैल्यू, इंडक्टर की वैल्यू, और उसके बाद इंडक्टर की रेटिंग्स की बात होगी, और वो जो कैपेसिटर होता है उसकी करंट रेटिंग की बात की जाती है, ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे नोड्स ले लेता हूँ। ये आपके सामने नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो। यहाँ पे एक डायोड की वायर अटैच है, एक इंडक्टर की, एक स्विच की। तो ये मेरा नोड 1 हो गया। यहाँ पे मेरे V1 वोल्टेज होंगे। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, फिर भी आप मार खाओ तो यार मैं कहता हूँ काफी मायूसी होगी। ये दूसरा मेरा नोड है, V2 वोल्टेज यहाँ पे आ गए। और ये मेरा नीचे एक पूरा सरफेस नोड है, क्योंकि यहाँ पे 3 से ज्यादा वायर्स अटैच है, लिहाजा सरफेस नोड हो गया। इसको हम ग्राउंड कर देंगे, 0 वोल्ट यहाँ पे हो गए, ठीक है बच्चों। तो देखो, अगर बच्चों मैं गौर करूं यहाँ पे, आपने ना इंडक्टर की रेटिंग लेनी है इंडक्टर की, तो लिहाजा आपने इंडक्टर की इक्वेशन लिखनी है। अब ये इंडक्टर है ना मेरा, इंडक्टर के क्रॉस यानी कि वोल्टेज आपने निकालने हैं। तो ये इंडक्टर के वोल्टेज हो गए प्लस माइनस VL। अब मैं कहता हूं बच्चों, जब मेरा स्विच क्लोज होगा उस वक्त मेरे इंडक्टर व्हेन S इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, ठीक है बच्चों, व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है बच्चों क्या होगा, जब ये स्विच क्लोज होगा, जरा गौर कीजिएगा, मैं बताता हूँ। ये स्विच क्लोज हुआ तो क्या हुआ, V1 और इस नोड के दरमियान यानी कि ग्राउंड नोड के दरमियान आगे VS वोल्टेज, और दूसरी तरफ ये V2 और ग्राउंड नोड के दरमियान वोल्टेज आगे V0। तो आपको मैंने बताया था सुपर नोड का जैसे कंसेप्ट होता है, जिस तरफ पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में। तो लिहाजा ये क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, V0 इज इक्वल टू V2 माइनस 0, यानी कि V2 V0 के इक्वल हो गए जब ये स्विच क्लोज हुआ। तो दूसरी तरफ V1 जो है वो बराबर हो गए VS के। कैसे देखें, VS इज इक्वल टू V1 प्लस इसका पोल VS की V1 की तरफ है ना, और नेगेटिव पोल है 0 की तरफ, तो V1 इज इक्वल टू VS आ जाएगा और V2 इज इक्वल टू V0 आ जाएगा। तो आपके पास VL की क्या इक्वेशन बनेगी, देखें यहां पे एक चीज तो क्लियर होगी, V1 हमारे पास बराबर होंगे जब स्विच क्लोज होगा किसके, VS के, और V2 बराबर होंगे V0 के, ठीक है बच्चों। इतना तो हमने क्लियर आउट कर लिया। अब दूसरे नंबर पे अगर मैं VL की इक्वेशन देखूं बच्चों, मुझे VL के वोल्टेज असल में लिखने हैं, ये स्विच क्लोज और ओपन के लिए, क्योंकि मुझे वोल्टेज रेटिंग चाहिए होगी इंडक्टर की। आपके जो क्वेश्चन होंगे उनमें आएगा इंडक्टर की वोल्टेज रेटिंग निकालें। तो देखो, इसका पॉजिटिव पोल है V1 की तरफ और नेगेटिव पोल है V2 की तरफ, तो इसकी इक्वेशन बनेगी V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 बच्चों मतलब क्या हुआ, VS माइनस V0, क्योंकि V1 की वैल्यू VS है, माइनस V2 आता है, तो V2 की वैल्यू है V0। तो ये आपके पास आ गया जब आपका स्विच क्लोज होता है। अब जब स्विच आपका ओपन होगा, ठीक है, देखो बच्चों, जब स्विच आपका ओपन होगा, व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, ओपन के केस में क्या होगा जरा गौर कीजिएगा। जब ये स्विच ओपन हुआ तो यानी इस तरफ 0 वोल्ट हो गए, V1 की वैल्यू 0 हो गई, V1 इज इक्वल टू 0 आ गया। बाकी V0 उस यानी कि V2 उस केस में भी V0 के इक्वल है, क्योंकि इस साइड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो लिहाजा आपके पास VL की जो इक्वेशन थी, VL इज इक्वल टू आपके पास आना था V1 माइनस V2। तो V1 तो 0 हो गया, 0 माइनस V2 मतलब कि V2 की वैल्यू V0, तो 0 माइनस V0 माइनस V0, यानी कि इस केस में VL बराबर होंगे माइनस V0 के। तो ये बच्चों आपके पास आ गई आपकी वोल्टेज रेटिंग ऑफ इंडक्टर, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे करंट रेटिंग ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर की करंट रेटिंग पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों
करंट रेटिंग की मदद से मैं आपको यार इक्वेशन में चाहूँ तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ आपको बता देता हूँ ताकि आपके जहन में वो बातें बैठ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना चेंज इन करंट निकालेंगे इंडक्टर के क्रॉस। ज़रा गौर कीजिएगा, आप ये आपके पास ये जो इक्वेशन आई हुई है ना, है ये जो आपके पास इक्वेशन है। अब यार मैं आपको ना दोनों स्विचेस की बताता हूँ। देखें पहले उस वो जो आपके पास स्विच एस क्लोज के ऊपर जो इक्वेशन आई है, वी एल आपको पता है बराबर होता है क्या नाम था यार अपना, वी एल इज इक्वल टू इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, यही होता है ना। अब आपको थोड़ा सा रफ अमल में करके दिखाना चाहूंगा, इस साइड पे आ जाएं। देखें ये आया एल डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। इस साइड पे यार जो भी नंबर है, लेट से अभी 1 है, क्योंकि ऐसे ही होना है, क्योंकि इस साइड पे एक नंबर ही होगा ना, यानी वी एस माइनस वी नॉट के साथ 1 होगा, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रख लेंगे। तो देखो होगा क्या, डी आई को इधर ही रहने दो, बाकी सारे नंबर्स उठा के दूसरी जानब ले जाओ। एल इसके बटे में चला गया, डी टी ऐसे साथ में आ गया। डी टी का मतलब है कि आपका ड्यूटी टाइम पीरियड क्या है, मतलब कि वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों मैं अजान का वेट कर रहा था, अजान हो जाए तो इसको आपने ना, ये देखें डेरिवेटिव ऑफ करंट है, चेंज इन करंट है, तो इसको हम डेल्टा से मेंशन कर देंगे। डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/L और साथ में डी टी आ गया, ठीक है। डी टी आपको बताता हूँ क्या होगा। अब डेल्टा आई एल आप इसको लिखोगे, ठीक है। मेन चीज़ तो ये है। अब मैं आपको यार सिंपल सी बात बताता हूँ, जो यहाँ पे डेल्टा आई एल आपने वगैरह निकालने ना बार बार, वो आपको यार सिंपल सी बात बताऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा। इनको निकाल के आपने एक यार इक्वेशन निकालनी है, वो इक्वेशन आपको डायरेक्ट ही याद कर सकते हो, ज़्यादा हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। उससे बेटर है मैं आपको बताता हूँ कौन सा डेल्टा आपके लिए काम आएगा, वो निकालते हैं और डायरेक्ट हम चलते हैं अपने मुहाज पे, ठीक है। यानी कि जंगे मैदान में चलते हैं। तो ज़रा गौर करो, आपका जो बच्चों आपने कंडीशन स्विच ओपन रख के आपने वोल्टेज की इक्वेशन निकाली है ना इंडक्टर के लिए, वो आपने लेनी है इक्वेशन, उससे आपने डेल्टा आई एल निकालना है। देखें वी एल की जगह मैंने आपको बताया, आपने सिंपल क्या करना है वो इक्वेशन लगेगी। देखें हमने यहाँ पे किया क्या, वी एल की जगह ये पुट कर दिया डेल्टा आई एल इज इक्वल टू, यानी कि वी एल की जगह डेल्टा आई एल रह गया, और ये इस नंबर इस वोल्टेज को मैंने 1/L डी टी से मल्टीप्लाई दे देना है, तो मेरे पास डेल्टा आई एल निकल आएगा। लेकिन ये मतलब ये कब का निकलेगा, जब डेल्टा आई एल ओपन, यानी कि स्विच जब ओपन है, इज इक्वल टू, तो देखो क्या आ जाएगा 1/L इंटू माइनस वी नॉट, साथ में डी टी है। अब बच्चों आप ये ज़रा गौर कीजिएगा, स्विच ओपन का डी टी क्या होता है, टाइम पीरियड कौन सा होता है जब स्विच ओपन होता है, वो होता है डी टी से लेके टी तक का टाइम पीरियड। तो अब हम इसको ऐसे तो नहीं ना लिख सकते एरो के साथ, हम इसको लिखेंगे बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला। स्लोप कहती है बच्चों के फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो टी में से अगर मैं माइनस डी टी करता हूँ तो देखो दोनों में से टी कॉमन आ जाता है, एट द लास्ट आपके पास ये फार्मूला बनता है 1 माइनस डी। तो ये आपका डी टी है इसके लिए चेंज इन टाइम, तो 1 माइनस डी साथ में आ गया टी, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया डेल्टा आई एल ओपन का, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आप उसका भी बना सकते हो, वी एल की जगह डेल्टा आई एल बस आ जाएगा क्लोज, और दूसरी तरफ आपके पास बस वी नॉट की जगह ये होगा वी एस माइनस वी नॉट। बाकी एक और चेंज आएगा, वहाँ पे जो आपका 1 माइनस डी होल टी आया ना यहाँ पे, उसकी जगह आपके पास ये वाला टाइम होगा जिसमें आपका स्विच वर्क करता है, वो है 0 से डी टी, तो वो बनेगा डी टी, ठीक है। ये फ़र्क होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती, ये आपको ज़रूरत इस वजह से पड़ रही है क्योंकि आगे आपने करंट रेटिंग निकालनी है। अब करंट रेटिंग निकालने का सिंपल सा फार्मूला यार देखो, आपने ना निकालनी है असल में आई एल, यानी कि आपने इंडक्टर की करंट रेटिंग निकालनी है। एक तो आपको ये फार्मूला याद रखने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, ये वोल्टेज रेटिंग के लिए होते हैं, ठीक है। यानी ये और ये आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका कैप्सूल अभी बनकर आएगा, बक का बूस्ट का सबका इकट्ठा करके, ठीक है। तो अभी आपको बस बता रहा हूँ कौन से फार्मूले होंगे। आई एल का मतलब है बच्चों, हमने ओवरऑल करंट की बात करनी है, जो इंडक्टर की रेटिंग है, रेटिंग करंट है, वो किसके बराबर होगी, वो हमारे पास बराबर होगी यार आई एल प्लस, अब ये भी आई एल है, ये भी मैंने आई एल रख दिया, मुझे लगता है यार इसका कुछ और नहीं, मैं रुक जाए मैं चेक कर लूँ। जी तो स्टूडेंट्स मुझे पता चल गया क्या मिस्टेक हो रही है मुझसे, मिस्टेक नहीं है वैसे, नाम में मिस्टेक हो रही है। ये आई एल मैक्सिमम का फार्मूला, ठीक है जी, और अब बाद में आई एल मिनिमम का भी बता दूंगा, वो बस एज आपको देना ही है सजेशन कैसे होगा। आई एल में अगर आप बच्चों अपना चेंज इन करंट यानी कि ओपन स्विच का डिवाइडेड बाय 2 जमा करते तो आपको आई एल मैक्सिमम मिल जाएगा, और ये अगर ये माइनस करते हो आई एल ओपन, ये साथ में लिखना नहीं होता डेल्टा आई एल ओपन, बस मैंने लिख दिया आपके लिए, हमने बस फाइंड आउट करना है इसका फार्मूला डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
अगर आप इसको मतलब इसमें जमा करते हो IL में तो आपको मिलेगा IL मैक्सिमम, अगर माइनस कर देते तो आपको मिल जाएगा IL मिनिमम। ठीक है बच्चों, ये आपकी करंट रेटिंग है आपके इंडक्टर के लिए। ठीक है, आप IL मिनिमम कम ही फाइंड आउट करते हो, मतलब कि क्वेश्चंस में ज़्यादातर IL मैक्सिमम ही फाइंड आउट करते हो, जिससे आपको पता चलता है करंट की इतनी लिमिट होनी चाहिए। ये अब हो गया सही। तो लिहाजा अब देखें, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। IL हमारे पास कभी कभार बच्चों पावर्स के फार्मूला से निकलेगी, जो आगे वाले कन्वर्टर हैं बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट, उसमें मुझे पावर का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे IL काफ़ी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, तो इस साइड से तो वोल्टेज आने से रहा, यहाँ पे बस करंट ही फ्लो करेगी इस इंडक्टर में से। ठीक है, तो डेट्स बाय मेरे पास सीधा सीधा बच्चों देखो IL है वो वाली करंट जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रही होती है, यहाँ पे IL फ्लो कर रही है। ठीक है, तो IL का फार्मूला क्या आएगा, देखो उसके वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसकी रेजिस्टेंस, यानी कि जैसा कि आप यार वैसे मैंने आपको वो पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर क्या नाम अपना यार क्या नाम था, LCA में मैंने पढ़ाया हुआ है, जहाँ से करंट लीव करती है वो वाले वोल्टेज लिखो, और जहाँ जाके मतलब कि फिर नेक्स्ट नोड में जाने से पहले माइनस लगाओ, यानी जहाँ से लीव करके जिस नोड में से लीव करिए उसके वोल्टेज लिखो, आगे माइनस लिख दो, फिर ये करंट जाके नेक्स्ट नोड में एंटर करती होती है, वो है 0 के वोल्ट, तो आ गया 0, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो आ गई बटे में। ठीक है, तो V2 आपको पता है V0 के ही बराबर है, क्योंकि इनका पॉजिटिव पोल इधर है, ये हमने आगे प्रूफ किया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा V0/RL। ठीक है जी, तो ये आपको IL की इक्वेशन मिल गई, V0/RL। और दूसरी तरफ बच्चों आप ये वाली इक्वेशन आगे ही जानते हो, डेल्टा IL ओपन की, वो आपके सामने है, ये आपने लिखी हुई है। और एक और चीज़ यार, इसकी आपने मैग्नीट्यूड पुट करनी है, ना कि इसकी आपने मतलब के वैल्यू, ना मैग्नीट्यूड का मतलब है माइनस का साइन खत्म करके, इसका माइनस का साइन ये बाहर आ जाता होता है ऐसे। देखो इसको मैंने एक स्टेप अब इसका ना छोड़ा है, -V0/L, साथ में आ जाएगा इस तरह से 1 - d होल के साथ t। ठीक है, ये वाला माइनस हमारा इस मैग्नीट्यूड की वजह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम साइन नहीं लेते, तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव में आ जाएगा, V0/L इंटू 1 - d होल के साथ t, ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब इन दोनों में से V0 कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास IL मैक्स का फार्मूला बन गया। मिनिमम में मैंने आपको बताया बस क्या होगा, सेंटर में माइनस होगा। ठीक है, तो V0 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1/RL प्लस ये सॉरी इसके साथ 2 भी बच्चों आता था, देखें इसके बटे में 2 है ना, तो 2 भी आ जाएगा ये इसके साथ, क्योंकि बटे में 2 भी है, तो ये आ जाएगा देखो 1 - d t/2L आ गया। तो ये आपका हो गया IL मैक्स का फार्मूला। ठीक हो गया जी, तो एक तो आपको ये चले यार वो याद यूद की कहानी है, छोड़ो यार, आपको बार बार कह रहा हूँ याद करना पड़ेगा ये वो। एक फार्मूला यार आपको शुरू में बताना था, वो आपने करना है कि इसका ना यार जो आपको आउटपुट मिलती है ना V0, वो ड्यूटी साइकिल, यानी कि जितनी देर तक आपके, यार ये ऐसे ही है ना, जितनी देर तक आपके कह लो क्या नाम है आपका सर्कल, यानी कि आपका स्विच ऑन होगा, उतनी देर तक ही उसको आगे सप्लाई पहुंचेगी अपने मतलब कि स्विच इस रेजिस्टर को। तो लिहाजा इसके जो वोल्टेज होते हैं वो ड्यूटी साइकिल से मल्टीप्लाई होते हैं। अगर जो अपने इनपुट वोल्टेज है ड्यूटी साइकिल से मल्टीप्लाई होकर जो इनपुट वोल्टेज से हमें आउटपुट मिलती है, वो हमारे आउटपुट वोल्टेज होते हैं। ठीक है जी, तो ये V0 का फार्मूला बच्चों, ये आपने याद करना है, V0 = dVs। ठीक है जी, Vs का मतलब है सप्लाइड वोल्टेज। अब बात आती है बच्चों आगे इंडक्टेंस कैसे निकालें। ये तो करंट रेटिंग हो गई ना अपने इंडक्टर की, इंडक्टर के सारे काम डन हो गए, करंट रेटिंग्स भी आ गई, वोल्टेज रेटिंग्स भी आ गई। इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? इंडक्टेंस का सिंपल फार्मूला बच्चों, ये जो आपके पास आया होता है ना V0/RL, और ये इसको आपने ना =0 रखना होता है। ठीक है, यहाँ आमने सामने रख देना होता है, इस तरह से देखें, ये ऐसे रख देना V0/RL। अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ, IL मैक्स को ना एक लम्हे के लिए 0 कर दो। और एक और चीज़, इनको आपस में एक दूसरे के बराबर रख दो, यानी कि आपने IL मिनिमम वाला फार्मूला लेना जिसका सेंटर में माइनस होगा। ठीक है, सेंटर में माइनस होने की वजह से आप ऐसे इसको रखोगे। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, यानी आपने क्या करना है, IL मिनिमम का जो फार्मूला होगा ना, वो आया होगा V0/RL माइनस, ये देखो बच्चों इस तरह से आया होगा V0 × 1 - d साथ में t और बटे में 2L। ठीक है जी, और = होगी IL मिनिमम। आपने उसको क्या करना है, IL मिनिमम को 0 कर देना है। ठीक है, वहीं से आप L की वैल्यू निकालोगे। देखो अगर करंट मिनिमम है तो L का फार्मूला भी मिनिमम में निकलेगा, वो ज़रूरी नहीं है, आपने बस इंडक्टर का फार्मूला वैसे बनाना है। अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे देखो बच्चों ये रह गया इस साइड पे V0/RL, और ये उधर जाके प्लस में हो गया, ये वाली टर्म जो है दूसरी तरफ जाके V0 × 1 - d साथ में t आ गया बच्चों, और बटे में
2L। ज़रा गौर कीजिएगा, V0 से कट गया, ठीक है, वहाँ पे 1/RL है। हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें से L को उठा के उधर ले जाते हैं और ये जो RL है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, L इधर आ गया क्योंकि मुझे L की इक्वेशन चाहिए। L इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - D, साथ में टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को आपको याद हो तो टाइम पीरियड बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के, तो लिहाजा इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, बटे में आ जाएगा 2fs, ठीक है, यानी कि ये टाइम पीरियड चेंज हो गया 1/fs से, और बटे में 2 था, रह गया था, L इधर चला गया था, RL इधर आ गया, तो RL इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये आपके पास आपके इंडक्टेंस का फार्मूला आ गया। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, यहाँ पे अगर तो आपने अपना सर्किट कंटिन्यूअस मोड में रखना है, यानी कि आपका सर्किट कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो आपने इंडक्टर की वैल्यू इसको कैलकुलेट करके जो भी इंडक्टेंस आएगी ना, लेट से ये आ जाती है आपके पास 20 मिली हेनरी आ जाती है, तो आपने ना बच्चों इससे अपनी वैल्यू या तो ग्रेटर रखनी है, तो आपका सिस्टम रहेगा कंटिन्यूअस में, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने डिज़ाइन करना होता है असल में ज़्यादातर ऐसे सर्किट्स को जो कन्वर्टर होते हैं, तो लिहाजा इससे यहाँ तो आप ग्रेटर रखो या इसके इक्वल रखो, इससे लेस रखोगे तो आपका सर्किट चला जाएगा डिसकंटिन्यूअस मोड में। वो आपने बिल्कुल नहीं करना, आपको कंडीशन दी गई होगी आप किस फॉर्म में रखना चाहते हैं, ज़्यादातर वैसे वो कंटिन्यूअस में ही रखते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर का यार इसका फार्मूला याद कर लो, क्योंकि कैपेसिटर का ही इसका बस फार्मूला मुश्किल है, बाकी सारे ईजी हैं, बूस्ट बक बूस्ट वो दोनों ईजी हैं, बस इसका कैपेसिटर का थोड़ा फार्मूला याद रखने में डिफिकल्ट होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, मैं इसी से याद करवा देता हूँ। ये इंडक्टर के फार्मूले से देखिए, अगर आपको इंडक्टर का फार्मूला आ गया ना, तो सिंपल यही फार्मूला आपके पास होगा, 1 - D होगा, RL नहीं बच्चों होगा, बस क्या होगा बटे में आ जाएगा, देखो 2LFS, ठीक है, इतना तो सेम ही है ना, देखो L इधर आ गया, साथ में FS है, RL बस नहीं है, और इसमें क्या आ जाएगा, अब आपको पता है कैपेसिटर असल में रिपल वोल्टेज को ख़त्म करने के लिए, फिल्टर करने के लिए हमने लगाया था। ये 8 नहीं रहता बच्चों, ये 2 नहीं रहता, 8 हो जाता है इसके फार्मूले में, C के फार्मूले में, और FS का हमारे पास स्केयर आ जाता होता है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है सिंपल। और साथ में हमारे पास आ जाते हैं रिपल वोल्टेज बटे में, तो डेल्टा V0 और V0 से रिपल वोल्टेज को मेंशन करते हैं, ये पूरा ओवरऑल रिपल वोल्टेज का साइन है। तो ये आपका डन होता है यहाँ पे बक कन्वर्टर। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।